हेलो स्टूडेंट्स, मैं रामचंद्र बेनीवाल। आज की क्लास में हम आरबीएससी 12th मैथ्स एग्ज़ाम 2020 जो 18 जून को होने जा रहा है उसके बारे में एनालिसिस करेंगे। हम देखेंगे कि एग्ज़ाम में किस किस टाइप के प्रश्न आने वाले हैं। हम 1 से 30 तक प्रत्येक क्वेश्चन की संभावित क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन पर 4-5 क्वेश्चन देखेंगे कि कौन कौन सा क्वेश्चन इस पर आ सकता है और इनमें से सबसे जो मोस्ट इस 2020 के लिए रहेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करता हूं पहले क्वेश्चन से। इसमें आपको बता दूं कि ये पेपर में पार्ट 4 है ABCD। ए पार्ट में 10 क्वेश्चन है 1 नंबर के, बी पार्ट में 15 मतलब 11 से 15 2-2 नंबर के हैं, 16 से 25 तक 3-3 नंबर के हैं और 26 से 30 तक 6-6 नंबर के हैं। तो सबसे पहले हम ए पार्ट की बात करते हैं। तो क्वेश्चन संख्या पहला है किस किस प्रकार का बन सकता है। संक्रिया सारणी जो ऑपरेशन टेबल बनती है उसके बारे में देखते हैं। इसके बारे में क्वेश्चन कैसे आएगा आपके 1 ओमेगा स्क्वायर और इसे अपने गुणा के लिए आपके ऑपरेशन टेबल आपको बनानी है। इसके अलावा एग्जाम्पल आप ले सकते हो 0 1 2 3 +4 के लिए संक्रिया सारणी बनाना। इस प्रकार का क्वेश्चन 2020 एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, सबसे इम्पोर्टेंट। और दूसरी प्रोबेबिलिटी ये बनती है उस क्वेश्चन की पहले की कि कोई आपको अपफलन दे दिया जो R से R में परिभाषित है, ठीक है, और f(x) का मान दे दिया x³ आपसे पूछा है f इनवर्स 8 का मान क्या होगा। हो सकता है वो f इनवर्स 2 दे दे, f इनवर्स 25 दे दे, f इनवर्स 10 दे दे, जो भी देवे आपके, जो f इनवर्स x होगा वो भी R से R में होगा और आपको मान निकालना है उसका। अगर R में वो नहीं होता है तो फाई लिख देना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है, अब कोई फलन है R से R में और f(x) का मान है x² और g कोई फलन है R से R में और gx का मान है sin x। तो f(g) पूछ लेगा या फिर g पूछ लेगा, दोनों नहीं पूछेगा। दोनों पूछने से क्वेश्चन थोड़ा लंबा हो जाता है। f(g) या g। वैसे तो देखें अपन प्रांत और परिसर देखना पड़ता है संयुक्त फलन के लिए, लेकिन यहाँ हमें आवश्यकता नहीं है क्योंकि यहाँ दोनों R है, प्रांत और परिसर, f और g दोनों फलन के। इसलिए आप f(g) और g दोनों ज्ञात कर सकते हैं इसमें, लेकिन बराबर होना कोई ज़रूरी नहीं है। बराबर f(g) और g तभी होंगे जब ये फलन समान हो। कहने का मतलब x² है तो ये भी x² का ही कोई फलन होना चाहिए, x का ही कोई फलन, x⁵5 x⁵4 ऐसे कोई, तब बराबर आएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए इतनी ही संभावना बनती है, आप इतना पढ़ लेना बहुत है। क्वेश्चन संख्या दूसरा जो मैट्रिक्स से आता है, सॉरी दूसरे चैप्टर से आता है जिसका नाम है प्रतिलोम फलन। इस क्वेश्चन के लिए सबसे जो मोस्ट रहेगा वो रहेगा मुख्य मान। मुख्य मान से क्या मतलब हुआ, जैसे अपन मैं कह दूं कि tan इनवर्स -√3 का मुख्य मान क्या होगा, sec इनवर्स -√2 का मुख्य मान क्या होगा, ठीक है, sin इनवर्स 1/2 का मुख्य मान क्या होगा। इस प्रकार के प्रश्न 2020 एग्जाम के लिए सबसे मोस्ट रहेंगे। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्या बन सकता है। नेक्स्ट अगर ये क्वेश्चन नहीं आया तो छोटे क्वेश्चन बनेंगे बिल्कुल सा, एक ऐसा सरल करने के लिए दे देगा कि 4 sin इनवर्स x + cos इनवर्स x बराबर पाई, तो x का मान क्या होगा, ये बन सकता है। या फिर ऐसा क्वेश्चन बन सकता है sin इनवर्स 4/5 + 2 tan इनवर्स 1/3 बराबर क्या होगा, ऐसा बन सकता है, ठीक है। ऐसा भी बन सकता है,
बराबर क्या होगा। तो इस प्रकार के छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन चांस इसके ज़्यादा है। नेक्स्ट तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरे क्वेश्चन के लिए ये जो मैट्रिक्स से आता है 1 नंबर का, तो तीसरे क्वेश्चन के लिए सबसे मोस्ट रहेगा एक मैट्रिक्स A बराबर AIJ 2 इंटू 3 का निर्माण कीजिए, 3 इंटू 4 का निर्माण कीजिए, 1 इंटू 2 का निर्माण कीजिए, कैसे भी आ सकता है। और जहाँ AIJ बराबर, यहाँ भी संबंध I और J में कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको दो मैट्रिक्सों का जोड़, घटाव, गुणा, ठीक है, आना चाहिए आपको। नेक्स्ट आपके प्रश्न ये भी बन सकता है कि एक सममित मैट्रिक्स है, के का लेमड़ा का जो भी अज्ञात राशि होगी उसका मान आपको दे देगा कि A एक सममित मैट्रिक्स है, तो जो भी है मैं अज्ञात राशि लेऊंगा उसका मान बताओ, तो लेमड़ा का मान बताओ। तो जहाँ A का मान मैं 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स ले रहा हूँ, आप ज़्यादा से ले सकते हैं, 2 3 माइनस का लेमड़ा 4, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक सममित मैट्रिक्स में A और 8 का ट्रांसपोज बराबर रहता है, इसलिए ट्रांसपोज करेंगे तो लेमड़ा इधर जाएगा, माइनस का लेमड़ा 3 इधर आएगा, तो लेमड़ा का मान कितना हो जाएगा, -3। उसके पश्चात प्रश्न ये बनता है कि तो समान मैट्रिक्स है, A और B तो समान मैट्रिक्स है, तो A और B के इस प्रकार के मान बताओ। जैसे दो समान मैट्रिक्स के लिए, जैसे मान लो मैं कह दूं कि AB 5 4 A प्लस B 10 5 4 7, तो A और B के मेरे को मान बताओ। इस प्रकार का प्रश्न भी आ सकता है। अब हम नेक्स्ट चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें इतने ही बनते हैं, और सबसे मोस्ट वो जो बताया था ना IJ वाला, ये सबसे मोस्ट रहेगा इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 4 की बात करते हैं। चौथा क्वेश्चन व्युत्क्रम आव्यूह है, उसमें से आता है, इसके समीकरण के चैप्टर नंबर 5वें में से एक छोटा क्वेश्चन आता है। इसमें सबसे जो मोस्ट रहेगा वो त्रिभुज का क्षेत्रफल के हिसाब से, त्रिभुज का क्षेत्रफल रहेगा। त्रिभुज के क्षेत्रफल में वो सहरेख की कंडीशन भी दे के आपसे अज्ञात राशि का मान पूछ सकता है, सहरेख सिद्ध भी करवा सकता है कि ये सिद्ध कीजिए कि ये सहरेख है, ठीक है। सारणिक में रूप में दे के आपको उसका मान 0 लाना होता है सहरेख के लिए। उसके बाद का जो क्वेश्चन बनता है वो आपसे कह देगा कि एक व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स है, तो आप अज्ञात राशि कोई लेमड़ा के बीच में दे देगा, उसका मान बताओ। तो व्युत्क्रमणीय के लिए आपको पता है, व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स है तो कोई भी अज्ञात राशि है तो लेमड़ा का मान बताओ। तो देखिए जो एक मैट्रिक्स होती है व्युत्क्रमणीय कब होती है, जब एक जो मैट्रिक्स एक जो डिटर्मिनेंट A का मान है वो नॉट इक्वल टू 0 जब होता है, तब ये व्युत्क्रमणीय होती है, ठीक है। तो आप कोई भी सवाल दे तो लेमड़ा के जो मान आए आप उसको बता देना। उसके बाद में लास्ट प्रायिकता इस सवाल की बनती है कि वो आपसे इनवर्स पूछ ले, कोई मैट्रिक्स A दे दे और इसके आपको इनवर्स पूछ ले, ठीक है। तो इनवर्स निकालना आपको आता है। सबसे मोस्ट 2020 के लिए ये रहेगा। क्वेश्चन संख्या 5वें के लिए मैं इतनी सी बात कहूँगा, एक छोटा सा समाकलन देगा आपको। जैसे क्या लिखूँगा मैं, आप यहाँ पर छोटा समाकलन आपको करने के लिए दे देगा, ठीक है। वैसे अगर किताब में देखा जाए तो इसके 500 एग्जाम्पल मिल जाएंगे आपको, ठीक है। लेकिन मैं आपको उदाहरण के लिए बता दूं कि इस हिसाब से छोटा सा प्रश्न आएगा। अगर आपको फॉर्मूले याद है तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, छोटे एग्जांपल्स के रूप में वो दे सकता है tan इनवर्स x dx। मैंने tan इनवर्स लिख दिया तो वो sin इनवर्स, cos इनवर्स, cosec इनवर्स कुछ भी दे सकता है।
फॉर एग्जाम्पल ये भी सवाल दे देते हैं 1 माइनस साइन 2x, जो छोटे छोटे बन रहे हैं वो सारे सवाल उसको दे सकते हैं। ऐसा दे सकता है 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स, ऐसा सवाल भी दे सकता है। और इन सवालों को विशेष कर आप सूत्र पढ़ के जाना, कोस 2x कोस 4x साइन 2x साइन 4x, इस प्रकार के जो भी सवाल होते हैं उनके आप सूत्र जरूर पढ़ के जाना, क्योंकि इनमें कंफ्यूज हो जाता है कभी कभी। ठीक है, तो इस प्रकार का कोई भी एक छोटा समाकलन आपको दे देगा। अगर आपको सूत्र याद है तो आप आसानी से कर सकते हो। क्वेश्चन संख्या 6 और क्वेश्चन संख्या 7, ये एक वेक्टर में से आते हैं, छठा और सातवां प्रश्न। तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। छठा और सातवां इनको मैं साथ में ही बता रहा हूँ। एक क्वेश्चन पे 3-4 बता रहा हूँ, 7-8 बता दूंगा इस पर। ठीक है, सबसे आपका मोस्ट ये रहेगा इस सदिश के लिए सदिश का योग, सदिश का घटाव, दो सदिशों का गुणा, अदिश और सदिश। दो सदिश जैसे मान लियो ए और बी ले लिया, तो इनका आपको जोड़ करना आना चाहिए, घटाव आना चाहिए, और गुणा में अदिश और सदिश दोनों प्रकार के प्रोडक्ट आपको आने चाहिए, स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, उसके बाद में इसमें लास्ट में बताऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा मोस्ट है। ठीक है, उसके बाद में आपको दे सकता है दो सदिशों के मध्य कोण। अब मैंने दो सदिश लिखे, उसके बारे में आपसे कोण पूछ लिया। वो लंबवत की भी कंडीशन दे सकता है, समांतर की भी कंडीशन दे सकता है। कह देगा दो सदिश लंबवत है तो लैम्बडा का मान बताओ, के का मान बताओ। तो इसलिए आपको लंबवत और समांतर की कंडीशन हमेशा ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद में एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है कि मात्रक सदिश ज्ञात करो। मात्रक सदिश मतलब एक कोई सदिश है तो इसका केप ज्ञात करो। जैसे एक कोई सदिश है, मैं मात्रक सदिश की बात कर रहा हूँ, मात्रक सदिश पूछा करते हैं। ठीक है, अब मात्रक सदिश की बात करें तो मात्रक सदिश का परिमाण एक होता है। मात्रक सदिश जैसे मान लो ए का कह दिया, ए का अगर मात्रक सदिश है तो ए केप, बी का कह दिया तो बी केप। ठीक है, और ए और बी सदिश है, इनके योगफल के अनुदिश मात्रक सदिश की बात करें तो ए प्लस बी, और इसका केप हो जाएगा। चाहो तो इसको सी के बराबर मान लो और इसका केप ले लो फिर। ठीक है, सी केप क्या होता है, सदिश सी बटे मापांक सी। ठीक है, अच्छा, मात्रक सदिश के बाद में आपके एक क्वेश्चन और बनता है प्रक्षेप। ठीक है, प्रक्षेप के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि इसमें छात्र हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं कि ए का बी पर पूछते हैं, छात्र बी का ए पर निकाल देते हैं। तो ध्यान रखना, अगर ए का बी पर पूछे, ए का बी पर प्रक्षेप या फिर बी का ए पर प्रक्षेप, इसमें ध्यान रखना थोड़ा सा सूत्र में। ठीक है, उसके बाद में जो सवाल बनता है वो थोड़ा सा कोई लॉजिकल थोड़ा सा कंसेप्ट पूछ लेते हैं एकदम। जैसे मैं कहूँ दो कोई सदिशों का अदिश गुणन है, इसका होल स्क्वायर करें लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, ये आप सिद्ध करो। ऐसा भी आपसे पूछा जा सकता है, ऐसा भी आपसे पूछा जा सकता है। मात्रक सदिश का कह दें कि ए कोई मात्रक सदिश है तो x माइनस ए, एक्स प्लस ए का 12, तो आप x का मान बताओ। इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जाते हैं, या फिर ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं आई केप जे केप के केप प्लस जे केप के केप आई केप प्लस
के कैप आई कैप जे कैप, इसका मान बताओ या फिर इसका मान 3 सिद्ध करो, ऐसा भी आप दे सकते हैं। मैं आपको बता दूं एक राज की बात, इसमें अगर क्रम से होते हैं ना आई जे के आई, तब तो इसका मान 1 ही होता है। यहाँ 2 लगता है तो इसका मान 2 हो जाता है, यहाँ 4 लगता है तो इसका मान 4 हो जाता है। अगर यह क्रम चेंज है, यहाँ आई यहाँ आ गया, के यहाँ आ गया, या फिर के यहाँ आ गया, जे यहाँ आ गया, तो इसका मान -1 होता है। ऐसा तो आप जानते ही होंगे, ठीक है। इस प्रकार आपका ये प्रश्न बनते हैं, ठीक है। ऐसे तो एग्जाम्पल तो बहुत है, लेकिन मैंने आपको बता दी, ये एग्जाम में पढ़ने वाला है। हाँ, इसमें से आपको मोस्ट बता दूं क्या रहेगा, आप में ये आपके सदिश गुणा दे सकता है आपको इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। और ये भी मोस्ट रहेगा, ठीक है, क्योंकि मात्रक सदिश प्रक्षेप ये सारे पूछे गए क्वेश्चन हैं इन 2 सालों में। बाकी ये भी मोस्ट है ये चीज़, और ये भी मोस्ट है। थोड़ा सा आपसे दिमाग से खेल सकता है आपके, ठीक है, थोड़ा सा चेंज करके भी दे सकता है, ध्यान रखना इस बात का। अब चलते हैं क्वेश्चन संख्या 8 पर। प्रश्न संख्या 8 3D में से आता है, ठीक है, ये 3D में से आता है। और 3D में क्या होती है, रेखा और समतल 2 रेखे हैं। रेखा मतलब 3D की रेखा है, 3D की रेखा है और समतल है, ठीक है। तो सबसे पहले अपने को इन रेखाओं की दिक् कोसाइन और दिक् कोजों के बारे में अच्छी तरीके से जानकारी होनी चाहिए। और किसके बारे में, दिक् कोसाइन, दिक् कोसाइन और दिक् अनुपात। मैंने सेम ही अक्षर बोल दिए दोनों, दिक् कोसाइन और दिक् कोजाएं एक ही चीज़ होती है, हिंदी इंग्लिश में बोल दिया। और दिक् अनुपात, ठीक है, इन दोनों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में आपसे ये भी प्रश्न पूछ सकता है, 2 आपके 3D के 2 बिंदु दे दिए और कह दिया कि इस रेखा की दिक् कोसाइन ज्ञात करो, इनसे गुजरने वाली रेखाओं की सदिश समीकरण ज्ञात करो, ऐसा आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। और ये भी आपसे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट ये बनता है कि आपको पता है कि l² + m² + n² का मान 1 है, क्या है, cos अल्फा, cos बीटा और cos गामा, ठीक है। cos² अल्फा + cos² बीटा + cos² गामा का मान कितना होता है, 1, ठीक है। ये जो रेखा है अक्षों के साथ अल्फा बीटा गामा कोण बनाती है, तो cos² अल्फा + cos² बीटा + cos² गामा का मान 1 होता है, सबको पता है। लेकिन ये कोई नहीं पूछता क्या है, sin² अल्फा + sin² बीटा + sin² गामा का मान कितना होगा, वो मान होता है 2, 1 - sin² अल्फा से इसको हल करना है, इंपॉर्टेंट रहेगा ये प्रश्न। उसके बाद में जो रेखा है, रेखा का एक तो होता है सदिश रूप, एक होता है कार्तीय रूप, वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म। इनको आपस में चेंज करना आना चाहिए आपको, ठीक है। इनको कार्तीय को सदिश में, सदिश को कार्तीय रूप में आपको बदलना आना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है, 2 रेखाओं के मध्य कोण, और वही बात मैं कहूँगा, लंबवत की शर्त भी आपको पता होनी चाहिए और समांतर की शर्त भी आपको पता होनी चाहिए, समझ गए। इसके बाद का जो बात है वो मैं लूँगा समतल। समतल की बात करें तो समतल में से अक्सर क्वेश्चन कम ही पूछा करते हैं। समतल का देखा जाए तो सामान्य समीकरण थोड़ा सा मैं आपको जानकारी दे देता हूं, अगर आपको पता होगा तो भी अच्छी बात है। ये होती है समतल की व्यापक समीकरण। वैसे तो इस समतल से क्वेश्चन आगे थोड़ा सा बनेगा, लेकिन इस बेसिक जानकारी में इतने बन सकते हैं क्वेश्चन इस प्रकार का, क्योंकि इतनी बड़ा चैप्टर है ये और एक ही क्वेश्चन बन रहा है, इसलिए थोड़ा सा समतल इंपॉर्टेंट कम रहता है इन रेखा से। फिर भी क्वेश्चन आ जाए कि D 0 हो जाए तो ये समतल मूल बिंदु से गुजरता है, सबको पता है। देखिए D 0 है तो समतल कहाँ से गुजरेगा, मूल बिंदु से गुजरेगा, ठीक है। अगर A हो जाए तो समतल x एक्सिस के पैरेलल रहेगा, x एक्सिस के समांतर रहेगा, समझ गए मेरी बात। और
अगर ए और डी दोनों जीरो हो जाए, ए जीरो हो जाए, डी भी जीरो हो जाए, तब समतल एक्स अक्ष से गुजरेगा। बात समझ में आ रही है मेरी? और बी और सी दोनों जीरो हो जाए तो समतल एक्स अक्ष के लंबवत होगा। और बी सी डी तीनों जीरो हो जाए तो समतल वाई जेड तल के संपाती होगा, वाई जेड तल के ऊपर होगा। चलते हैं, समतल के बारे में इतनी जानकारी हो गई है, तो इसी प्रकार आप वाई और जेड अक्ष के भी याद कर लेना। अब आता है दो समतलों के मध्य कोण। वाई लंबवत और समांतर की कंडीशन याद रखना। इसमें अक्सर क्वेश्चन पूछ के लैम्बडा का मान पूछ लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में जो प्रश्न बनेगा वेरी वेरी मोस्ट है यहाँ से, ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट। एक रेखा व समतल के मध्य कोण। देख लेना इस बार ये क्वेश्चन लगभग छपा हुआ मिलेगा। इसमें लॉजिक है एक चीज, क्यों? क्योंकि सब में बाहर कोस थीटा आता है इधर, लेकिन इसके इधर क्या आएगा? साइन थीटा आएगा। साइन थीटा ए कोई सदिश है और बी कोई, या फिर आप कोई अल कोई रेखा है और ए कोई सदिश है, तो ए डॉट अल बटे मापांक ए मापांक अल, ठीक है। और बराबर में क्या रहेगा? साइन थीटा, ठीक है ना। इसलिए ये एक थोड़ा सा इम्पोर्टेंट बन जाता है। इसमें भी समांतर और लंबवत की कंडीशन याद रखनी है, ठीक है। इस प्रकार ये इसमें इतने क्वेश्चन बनते हैं। आगे चलता हूँ मैं 9वें क्वेश्चन पर। 9वां क्वेश्चन जो है वो प्री का नंबर है, ठीक है। 15वें चैप्टर में से आता है, रैखिक प्रोग्राम से, लीनियर प्रोग्राम। क्वेश्चन संख्या 9। क्वेश्चन संख्या 9 में एक ही प्रश्न आता है हमेशा, और इसकी आकृति हमेशा इस रूप की होती है। ये ओरिजिन और यहाँ पर जो बिंदु होते हैं और इस असमीका से प्राप्त किया जाता है। जैसे मैं देख लूँ 2x + 4y 10, ठीक है। तो इसको असमीका को समीकरण में बदलने पर फिर इसमें समीकरण में 0 0, असमीका में 0 0 रखते हैं, मूल बिंदु रखते हैं, तो 0 का मान क्या होता है? 10 से छोटा होता है। ये बात सही है, इसलिए इसका मूल बिंदु की ओर क्षेत्र रहेगा, ठीक। कहने का मतलब इसका हमेशा यही क्षेत्र रहेगा, और आप अतःखंड रूप से इसको समीकरण बदल के अतःखंड रूप से इसके ये निर्देशांक प्राप्त कर लेना, ठीक है। ये नंबर आपके फ्री का है। इस प्रकार की कोई आए ये आपकी असमीका। क्वेश्चन संख्या 10वां। क्वेश्चन संख्या 10वां जो आपका लास्ट प्रायिकता में से आता है, 16.1 या 16.2 में से बनता है। ज़्यादा चांस आपके कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में से बनता है, सहप्रतिबंध प्रायिकता से। वो आपके पीए पीबी, पीए का मान दे देगा, पीबी का मान दे देगा, ठीक है, और आपके पीए इंटरसेक्शन बी का मान दे देगा। आपसे पूछ लेगा पीए बी, मतलब पी ए घटना की प्रायिकता जब बी घटित हो चुकी है, ठीक है। आपको याद करना पी ए इंटरसेक्शन बी बट्टे पी बी, ठीक है। जब पी बी बट्टे ए है ना, ये बी बट्टे ए नहीं लिखना, इसको बी बट्टे ए नहीं बोलना। पी प्रायिकता बी की जब ए घटना घटित हो चुकी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जब घटना ए घटित हो चुकी है, ठीक है ना। आप देखें ये प्रश्न इस प्रकार के, अगर आपके ये क्वेश्चन भाषा के रूप में आए तो ये इस प्रकार भी आ सकता है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं कहूँ, एक परिवार में 2 बच्चे हैं, ठीक है ना। हमें ज्ञात है कि कम से कम एक बच्चा लड़का है, तो दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता याद करो, ठीक है। तो घटना जो ए घटित हो चुकी है, कम से कम एक बच्चा लड़का है, तो आप कम से कम एक बच्चा लड़का है तो दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता याद करो। इस प्रकार के प्रश्न आपके 10वें क्वेश्चन में रहेंगे। तो आज हमने 1 से 10 तक क्वेश्चन किए हैं। आगे नेक्स्ट वीडियो में आगे 11 से 20 क्वेश्चन में करवा दूंगा, उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगा। धन्यवाद।